Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English is यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी रीडिंग की तरफ आएंगे। डैफोडिल से मुराद है आबी गुल नरगिस, और ये पोएम जो लिखी थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जिसे पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, फॉर इज लव ऑफ नेचर। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी पोएम्स हैं वो उनकी वतन से मतलब फितरत से मोहब्बत जो है वो उसको जाहिर करती हैं। आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह लोनली तनहा वेंडेड घूम रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ओवर यानी कि OER, ये ओवर को शो कर रहा है कि जो वादियों और चट्टानों में ऊंचाई पर उड़ रहा था। व्हेन ऑल एट वंस, जब अचानक, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक हजूम देखा, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी अभी गुल नरगिस का एक हजूम, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, झील के किनारे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो अपने सरों को हिला रहे थे और नाच रहे थे ताज़ा हवा में। कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, उन सितारों की तरह जो चमकते हैं मुसलसल, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां में टिमटिमाते हैं, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ना ख़त्म होने वाली कितार में फैले हुए थे, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे यानी कि उसके किनारे किनारे तक मैंने एक नज़र में 10,000 की तादाद में इनको देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, और वो अपने सरों को हिलाकर खुशी से नाचते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे। ठीक है, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स, वी कैन कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स, कॉन्टिन्यूज एज द स्टार्स। ठीक है, दैट शाइन ऑन द मिल्की वे। ये इसका आंसर हो गया और इसका आंसर आपके नोट्स में मौजूद है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वो कहते हैं कि जैसे उसकी जो लहरें थी, इनकी जो झील की लहरें थी, जैसे वो नाचती महसूस हो रही थी, वैसे ये भी खुशी से हिलते हुए महसूस हो रहे थे। अब पोइट कुडंट बी गे, एक शायर खुश नहीं हो सकता, इन सच अ जोकेंट कंपनी, कैसे खुश नहीं हो सकता जब उसको इतनी खुशी देने वाला साथ मिलता है। आई गेस्ड एंड गेस्ड, वो कहता है कि मैं देखता रहा और मैं उनको देखता ही रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने एक छोटी सी मेरी सोच मेरे जहन में आई, वट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉड, के ये मंजर मेरे लिए किस कदर बड़ी दौलत लेकर आया है। फॉर ऑफ यानी कि ऑफन, कभी कभार, व्हेन ऑन माई काउच, अपने बिस्तर पर, आई लाई, मैं लेटता हूँ, इन वीकेंड, खाली, और इन पेंसिव या परेशान, उसमें मूड में, परेशान हालत में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, ये मेरी अंदरूनी आँख के मंजर में सामने आते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरी तन्हाई में मेरे बहुत अच्छे साथी बन जाते हैं, खुशी मिल जाती है मुझे। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और तब वो आबी गुल नरगिस के साथ जो है वो नाचता है। हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, तो द पोइट फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसकी ग्लोसरी वर्ड्स की तरफ। ग्लोसरी वर्ड सबसे पहले है फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मूव इन द एयर, फ्लाइंग, ग्ली जॉय हैप्पीनेस, होस्ट इन लार्ज नंबर, jocund happy, twinkle shine with a light that keeps changing from bright to faint and from faint to bright। pensive मतलब thoughtful या परेशान कुन उसमें हालत में, सोचने की हालत में, solitude loneliness तन्हाई के आलम में। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं डैफोडिल्स पोएम की समरी की तरफ। तो स्टूडेंट्स डैफोडिल्स पोएम की समरी आपके नोट्स में मौजूद है, मतलब मैं आपको इसकी रीडिंग करवाने लगी हूँ, उसको आपने गौर से सुन लेना है। डैफोडिल्स इज अ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर, डैफोडिल कुदरत पर एक खूबसूरत नज़म है, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। द पोएम शोज वर्ड्सवर्थ डीप लव फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ये नज़म शायर की कुदरती मनाजिर के कुदरती चीज़ों से जो है ना वो से मोहब्बत का इजहार करती है। वन डे, एक दिन, द पोएट वॉज वैंडरिंग अलॉन नियर द बैंक ऑफ द लेक इन द कंट्री साइड, एक दिन शायर एक झील के किनारे जो है वो एक गांव में जो है वो अकेला घूम रहा था। वेयर द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। सडनली, अचानक, हिज आइज कॉट एन एस्टोनिशिंग सीन, उसकी आंखों ने एक हैरानकुन मंजर देखा। डैफोडिल्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज चेयरफुली, जो डैफोडिल्स के जो फूल थे यानी कि वो उस ताज़ा हवा में जो है वो हिल रहे थे, हरकत कर रहे थे और नाच रहे थे। देवर, इनके महसूस होता था कि वो नाच रहे हैं। देवर स्पार्कलिंग लाइक द शाइनिंग स्टार्स ऑफ द मिल्की वे, वो कहकशां में उन टिमटिमाते सितारों के मानिंद दिखाई दे रहे थे। देवर काउंटलेस, वो लातादाद थे। द डैफोडिल्स वर मोर चार्मिंग देन द शिमरिंग जॉयफुल वेव्स इन द लेक, और आबी गुल नरगिस के जो फूल थे वो झील की उन जॉयफुल यानी कि हैरान अच्छा दिखने वाली
जो लहरें थी वो उनसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। द पोइट वॉज सो मच डिलाइटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट। शायर ये मंजर देखकर बहुत खुश हुआ। ही कुड सी 10,000 फ्लावर्स एट द ग्लैंस। वो एक नज़र में 10,000 फूलों को देख सकता था। द चार्मिंग सीन गेव हिम अ लॉट ऑफ प्लेयर। ये खूबसूरत मंजर उसको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा था। ही केप्ट ऑन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो एक लंबे वक्त तक उनको देखता रहा। ही सेज दैट द ब्यूटी ऑफ द सीन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन हिज मेमोरी। वो कहता है कि इस मंजर की खूबसूरती उसके जहन में बैठ गई। इन द एंड द पोइट सेज व्हेन ही इज अलोन इन हिज रूम ही रिकॉल्स दैट ब्यूटीफुल सीन एंड एंजॉयज इट्स ब्यूटी विद हिज इनवर्ड आई। शायर कहता है कि जब कभी वो कमरे में अकेला होता है तो वो इस खूबसूरत मंजर को याद कर लेता है और इसकी खूबसूरती से अपने अंदरूनी आँख से अपने लुत्फानंदोज होता है। हिज हार्ट इज फिल्ड विद प्लेयर। उसका दिल खुशी से भर जाता है। एंड बिगिंस टू डांस। और नाचने लगता है। दैट सीन टुक हिज लोनलीनेस। ये मंजर उसकी तन्हाई ले जाता है। एंड ही फील्स दैट ही इज़ इन द कंपनी ऑफ दोज हैप्पी एंड जॉयफुल डैफोडिल्स। और वह महसूस करता है कि वो उन खुशगवार और खुश दिखने वाले गुल नरगिस के फूलों की सोहबत में है। एज जॉन कीट्स जो है वो भी आपको बताती चलूँ कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट ऑफ नेचर है, तो जॉन कीट्स को भी जो है वो पोइट ऑफ लव एंड नेचर कहा जाता है कि इसकी बहुत सी जो पोएम्स हैं ना वो लव एंड नेचर बेस्ड हैं। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ठीक है कि खूबसूरत दिखने वाली चीज़ जो है वो हमेशा के लिए एक खुशी का बायस होती है। तो स्टूडेंट्स ये समरी को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है और जो आपके ग्लोसी वर्ड्स हैं आपने इनको भी अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, और अगर कुछ लेक्चर में समझ नहीं आएगी तो इसको दोबारा सुन लीजिएगा। समरी को आपने मतलब बार बार जो है ना वो इसको यानी याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने की, ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। और क्योंकि समरी को अगर आप करते हो अच्छी तरह से तो इसमें आपको फुल मार्क्स भी मिलता है। और जो चीज़ आपको यहाँ पर हाईलाइट किए करवाए गए हैं इनको आपने इसी तरह से हाईलाइट करके ही लिखना भी है हमेशा और इनको जहन में भी रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की तरफ। अनसॉल्व्ड हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 3 है। द सुल्तान सेंट एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स टू द ईस्ट बाय रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड ब्रिंग दैम बैक टू कोर्डोवा। सुल्तान ने अपने तमाम नुमाइंदों को मशरिक में भेजा कि वो जाएं और तमाम किताबों के जो है ना वो उनकी जो खाम जो कॉपियाँ हैं वो लेकर कुर्तुबा वापस आए। हिज मैन वर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग द बुक सेलर्स शॉप एंड इन कायरो, डमस्कस एंड बगदाद फॉर रेयर वॉल्यूम्स ऑफ फॉर हिज लाइब्रेरी। उसके तमाम नुमाइंदे पूरे मशरिक में फैल गए और तमाम किताबें बेचने वालों की दुकानों की जो है वो तलाश की जाने लगी काहिरा, दमिश्क और बगदाद में, ताकि उसकी लाइब्रेरी के लिए ज़्यादा जो है ना वो किताबें इकट्ठी हो सकें। व्हेन द बुक्स वॉज नॉट टू बी बाउट एट एनी प्लेस। जब कोई ऐसी किताब जो खरीदी ना जा सकती हो, ही वुड हैव इट कॉपीड, वो इसे नकल करवाता। एंड समटाइम्स इवन हियर ऑफ अ बुक विच वॉज ओनली इन द ऑथर्स ब्रेन एंड सेंड हिम अ प्रेजेंट हैंडसम प्रेजेंट। और जब वो सुनता ना कि किसी मुसन्निफ के दिमाग में वो किताब है तो वो उसे बुला भेजता, उसको एक जो है ना वो भारी उसको इनाम इससे नवाजा जाता। एंड बेगम और उस रिक्वेस्ट उससे इल्तजा करता टू सेंड द फर्स्ट कॉपी टू कोर्दोबा, कि वो कोर्दोबा में पहली इसकी जो नकल है वो भेजे। बाय सच मीन्स ही गैदर्ड सो फ्यूअर दैन 400,000 बुक्स। उसने इस हिसाब से 4 लाख किताबें इकट्ठी कर ली। एंड दस एट अ टाइम व्हेन प्रिंटिंग वाज अननोन, और ऐसे वक्त में जब उसको छापने का कोई जो है ना वो बिल्कुल भी कोई ऐसा अमल नहीं हो सकता था। एंड एवरी कॉपी हैड टू बी पेनफुली कॉपीड, और हर नकल बहुत वो मतलब मुश्किल से कॉपी होती थी। इन द फाइन क्लियर हैंड ऑफ प्रोफेशनल कॉपीज, तो वो इसको एक सबसे बहुत यानी कि पेशावर नकल करने वाले के हाथों में देता कि वो इसकी नकल तैयार करे। Why did Sultan send agents to all parts of the East? Sultan sent his agents to all parts to the East to buy rare manuscripts and bring them back to Cordoba. Where and what for they search and booksellers' shop? They search for the bookseller shops at Cairo, Damascus and Baghdad for rare volumes. What would he do when any book was not to be bought at any price? He would have it copied when the book was not to be bought at any price. What would he do when the author had not yet written the book? He would have sent a handsome present and beg him to send the first copy to Cordoba. How many books had he gathered? He had gathered 4,000 books, 100,000 books. Why was it difficult to collect so many books in those days? It was difficult to collect so many books in those days because printing was unknown. Every copy had to be painfully copied in the fine clear hand of the professional copyist. तो इस comprehension passage को भी याद कीजिएगा और जो समरी मैंने आपको करवाई है वो भी याद कीजिएगा। अगर बच्चों आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपने इस लेक्चर को दोबारा सुन लेना है, ठीक है।
तो अगर फिर भी समझ ना आए तो कुछ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।